झारखंड में कई बार सत्ता में परिवर्तन आया है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन यहाँ नहीं हुई है। और झारखंड जो शहीदों का सपना था, अब वो दिसंबर अब वो राज, वो एक प्रकार से चकनाचूर हो चुका है। इसके लिए हम आदिवासी संगील अभियान की तरफ से शिबू सोरेन खानदान को सबसे ज़्यादा दोषी मानते हैं, क्योंकि शिबू सोरेन जी को जेएमएम के मार्फत 40 साल तक का मौका लगा। राज बनने के बाद पिता पुत्र 5 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये जो आदिवासियों का हासा, भाषा, जाति, धर्म, इज्जत, आबादी, रोजगार, चाषबास और संविधान के अधिकारों के लिए इन्होंने नीतिगत कुछ भी नहीं किया। दूसरा, इन्होंने आदिवासी समाज में व्याप्त नशापन, अंधविश्वास, डाइन प्रथा, ईर्ष्या द्वेष, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता, वोट को हणिया दारू चखना रुपयों में बेचना खरीदना और हर एक गांव में आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के नाम से अधिकांश अनपढ़, पियक्कड़, संविधान कानून नहीं समझने वाले लोग बैठे हुए हैं। वही लोग डाइन बनाते हैं, वही लोग वोट की खरीद बिक्री करते हैं, वही लोग गांव को बेचते हैं। तो इन सारे चीज़ों पर माननीय शिबू सोरेन, माननीय हेमंत सोरेन या जेएमएम पार्टी ने आज तक कुछ नहीं किया। दूसरी बात, अभी कुर्मी महतो आदिवासी बनना चाहते हैं और भी जाति आदिवासी बनना चाहते हैं, और इनको ऑक्सीजन देने वाला जेएमएम है। 8 फरवरी 2018 को हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सब जेएमएम का एमएलए एमपी साइन करके दिया रघुवर दास मुख्यमंत्री को तब के कि इनको आदिवासी बना दिया जाए। अब ये जो कार्रवाई है जेएमएम का, ये आदिवासियों के गले में फांसी का फंदा डालने के जैसा है। यदि ये लोग आदिवासी बन जाएंगे और भी जातियाँ आदिवासी बन जाएंगी, तो हम आदिवासी जो असली हैं, संताल, मुंडा, उरांव, हो, खड़िया आदि, हम लोग जाएंगे कहाँ? तो ये मामला पर जेएमएम पूरी तरह दोषी है। इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट है कि सोरेन खानदान का जब तक पतन नहीं होगा, आदिवासी का उत्थान संभव नहीं है। क्योंकि इस खानदान के ऊपर अभी भ्रष्टाचार के अनेक आरोप, आय से ज़्यादा आमदनी का अनेक आरोप, वो फर्स्ट माने प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी स्थापित हो रहा है। 1932 का डोमिसाइल वाली बात अभी तो झुनझुना प्रमाणित हो चुका है। एक प्रकार से लोविन हेम्ब्रम जो जेएमएम के ही विधायक हैं, वही 1932 लागू करो आंदोलन कर रहे थे। मैंने साफ पहले भी कहा है, 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाना एक राजनीतिक स्टंट है, झुनझुना है, छलावा है। दूसरा, ये जो आरक्षण इस सरकार ने कैबिनेट में 14 सितंबर 2022 को पास किया कि 77% हम लोग आरक्षण देंगे, जिसमें ओबीसी का 27% है। तो अब ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये लागू नहीं है। तीसरा, की नियोजन नीति अभी तक बनी नहीं है। इस पर हेमंत सोरेन सरकार ने फैसला 14 सितंबर को केवल इतना किया, हम ये करेंगे। करने के बाद हम भारत सरकार को भेज देंगे, नवी अनुसूची में अनुशंसा करेंगे लागू करने का। ये सारी बातें ये प्रमाणित करता है हेमंत सोरेन सरकार जो है लागू करने वाली नहीं है। और ये जो आरक्षण का सवाल आपने कहा, नगर निकाय चुनाव में बिना आरक्षण लागू हुए चुनाव होगा, यही प्रमाणित करता है कि हेमंत सोरेन की सरकार एक प्रकार से अक्षम है। ये ना डोमिसाइल लागू कर सकती है, ना आरक्षण लागू कर सकती है, ना नियोजन लागू कर सकती है। नियोजन पर हमारा सुझाव है, झारखंड सरकार में जितनी नौकरियां हैं, सरकारी या गैर सरकारी, उसका 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को आवंटित किया जाए, 10% शहरी क्षेत्रों को, और ग्रामीण क्षेत्रों को जो आवंटित नौकरी होगी, मान लिया 1 लाख नौकरी का 90,000 गाँव को, 10,000 शहर को, उस 90,000 नौकरी को प्रखंड वाइज कोटा बना के केवल उसी प्रखंड के आवेदकों से भरा जाए, और 10% नौकरी 1 लाख में 10,000 शहरी क्षेत्रों को, तो यहाँ कहीं भी खतियान आदि की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांव में लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, उसका मकान नंबर, घर, गांव, माता पिता, पंचायत सब जानते हैं। शहर में थोड़ी बहुत बंदरबाट हो भी जाए
तो भी चलेगा, चूँकि ना अन्यथा ना डोमिसाइल लागू होगी, ना आरक्षण लागू होगा, ना ये नियोजन नीति बनेगी। लेकिन ऐसा कर देने से 90 और 20-10 के अनुपात में वो सबको ना आरक्षण चाहिए ना खतियान चाहिए। जैसे जो प्रखंड में है वहाँ के जितने आवेदक हैं उनमें बांटना है, तो जो जाति के जितने लोग हैं उनको उसी अनुपात में दे दीजिए। मान लिया ओबीसी के लोग नामकुम में 60% है, तो 60% नौकरी 1000 का वो ले लेंगे। एसटी 30 है तो 30 लेंगे, या अगली जाति की जो है वो भी ले लेंगे। तो ये जो बखेड़ा है राजनीति का, लोगों को बाहरी भीतरी ठेला ठेली और माने बेवकूफ़ बनाने का, इसका पटाक्षेप हो जाएगा। नहीं, देखिए, ईडी का कार्रवाई, सीबीआई का कार्रवाई या जितने भी केंद्रीय संस्थान हैं, मैं उन पर उंगली नहीं उठा सकता हूँ। उनकी कार्रवाइयों को परीक्षण करती है हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। इसलिए ये लोग संविधान का शपथ लेके अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, लेकिन गलतियाँ एजेंसी से व्यर्थ होती है। मगर यहाँ जितने मामले आए हैं अभी तक, जिसका घर में भी बक्सा खुलता है तो हाथ से तो गिनना मुश्किल है ना, पैसा मिसिंग ही आ रहा है, तो क्या प्रमाण करता है कि मामला ठीक नहीं है। एक बड़ी लड़ाई सामाजिक और राजनीतिक लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल पावर है। आदिवासी संगेल अभियान एक सोशल फ्रंट है। तो हमको इस समय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरा भरोसा है। द्रौपदी जी से हम लोग 26 अगस्त 2022 को मिले, सारी बातें उनके सामने हमने रखा है, और उनकी भी इच्छा है कि हम लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करें। और बातचीत इसलिए भी ज़रूरी है, नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक काम किया द्रौपदी मुर्मू जी को भारत के राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पद में बैठाने का, और ज़रूर उनकी राजनीतिक आकांक्षा होगी कि झारखंड, बंगाल और बिहार, इन 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी का डंका झारखंड में दुनिया में खूब बज रहा है, लेकिन झारखंड आते आते ये डंका फुस हो जाता है। तो झारखंड में बीजेपी इतनी लाचार, कमज़ोर क्यों है? तो मेरी समझ से इसके 2 प्रमुख कारण हैं। एक कि झारखंड बीजेपी जो संगठन है, संगठन मजबूत है, लेकिन इसके मुद्दे नहीं है, आदिवासी मुद्दे। इसके पास डोमिसाइल का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, नियोजन का मुद्दा, सरना धर्म कोड का मुद्दा, संताली को झारखंड में प्रथम राजभाषा बनाने का मुद्दा, CNT-SPT कानून को लागू करने का मुद्दा, विस्थापन पलायन को कम करने का मुद्दा, ये सब मुद्दा नहीं है। इनका मुद्दा क्या है? विकास। और आदिवासी मूलवासी के लिए विकास माने विस्थापन और पलायन, अर्थात विकास का मतलब विनाश है। तो बीजेपी संगठन को यहाँ झारखंडी लोग अर्थात आदिवासी मूलवासी विनाशकारी संगठन के रूप में देखते हैं। दूसरा कारण है कि मान्यवर बाबूलाल मरांडी जी, अर्जुन मुंडा जी, कड़िया मुंडा जी और भी बहुत सारे जो आदिवासी नेता है बीजेपी के, इनकी पहचान CNT-SPT कानून बचाने, सरना धर्म कोड को लागू करने, विस्थापन पलायन रोकने, डोमिसाइल, आरक्षण, नियोजन आदि को लागू करने कहीं नहीं है। इनका भी पहचान बीजेपी के पद पोस्ट के कारण है। जनता के बीच में, खासकर आदिवासी जनता के बीच में, इनकी पहचान आंदोलन और आदिवासी के दिल के धड़कन के साथ नहीं है। तो बीजेपी यहाँ सचमुच लाचार, कमज़ोर है। और इसीलिए अभी भी यदि 1 महीना 2 महीना के बाद इलेक्शन हो जाए, फिर JMM जी बनाया है कि हम नरेंद्र मोदी साहब से बात करेंगे, उनको कोशिश करेंगे समझाने कि हम आदिवासियों को भी बचना है ये शिबू सोरेन खानदान से, और बीजेपी को भी यहाँ आगे बढ़ना है। तो आदिवासी के लिए आपको बोलना होगा, सरना धर्म कोड का मान्यता देना होगा, और हम पूरी तरह आपको आदिवासियों की तरफ से सहयोग करेंगे। तो पॉलिटिकली आपको भी गेन होगा, और सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली आदिवासी को भी गेन होगा। इसी रणनीति पर हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, और हम और हमारे साथी बिल्कुल तैयार हैं बीजेपी को साथ देने के लिए, बीजेपी में शामिल होने के लिए, बशर्ते नरेंद्र मोदी साहब सरना धर्म कोड की मान्यता का संकेत दे या फैसला करें। अन्यथा हम लोगों ने फैसला लिया है 30 नवंबर 2022 को 5 राज्य झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम में सुबह से शाम तक रेल और रोड चक्का जाम करेंगे। दूसरा विषय हमारा है कि कल जमशेदपुर आर्का जैन यूनिवर्सिटी में मान्यवर राज्यपाल महोदय जमशेदपुर गए थे,
उन्होंने वहाँ से एक वक्तव्य दिया कि ये जो लिफाफा आया है भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से, उसको हम कब खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, वो मेरे ऊपर है। इस पर किसी को चिंता करने की ज़रूरत है नहीं है, ये मेरे अधिकार क्षेत्र का मामला है। तो मैं इस वक्तव्य को जनतंत्र और संविधान के हित में उचित नहीं मानता हूँ, क्योंकि इस मुद्दा के पीछे छिपा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार का मामला। उसमें यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दोषीदार पाया है, नहीं पाया है, इसका सीधा प्रभाव यहाँ की जनता के साथ, जनतंत्र के साथ, झारखंड के साथ, संविधान के साथ होता है। इसलिए ये मामला केवल और केवल राज्यपाल महोदय के क्षेत्राधिकार का मामला नहीं है। इस मामला का सीधा संबंध झारखंड की जनता के साथ है, उनके भविष्य के साथ है, जनतंत्र के साथ है। मैं कह रहा हूँ, जनता ने वोट देकर हेमंत सोरेन जी की सरकार को यहाँ बैठाया है, राज्यपाल महोदय ने वोट देकर इनको नहीं बैठाया है। तो जनता के लिए ये बड़ा ऐतिहासिक निर्णायक बिंदु है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त है कि नहीं। यदि भ्रष्टाचार में लिप्त हमारा मुख्यमंत्री है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के चलते, तो नहीं है। मेरा एक संदेह है, यदि वो लिफाफा नहीं खोलते हैं तो कहीं बीजेपी और जेएमएम के बीच कोई समझौता तो नहीं हो गया है, क्योंकि बीच में दिल्ली में अमित शाह और हेमंत सोरेन जी का आपसी बैठक हुआ, तो हो सकता है उधर से कोई डायरेक्शन हो, अभी लिफाफा नहीं खोला जाए। तो मुझे लगता है राज्यपाल महोदय का ये वक्तव्य पर सुधार होना चाहिए और यदि माननीय हेमंत सोरेन ने गलती की है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, अन्यथा वो तो रोज सज़ा भुगत रहा है। वो बीच में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गया था, भाई क्या चिट्ठी आप लोगों ने दी है राज्यपाल को, मुझे भी दीजिए प्रतिलिपि, मामला तो मेरे से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा नहीं, ये हम नहीं दे सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव कम्युनिकेशन या प्रिविलेज कम्युनिकेशन बोल के उनको टपका दिया। अब फिर जेएमएम वालों ने आरटीआई भी कर दिया है। तो मेरा कहना है राज्यपाल महोदय का ये वक्तव्य एक तरफा है, संविधान की गरिमा के अनुकूल मुझे नहीं लगता है। उनको अविलंब लिफाफा खोलना चाहिए, यस या नो जो कुछ भी है उसके अनुरूप झारखंड में सरकार चलनी चाहिए। यही व्यवस्था रहेगी तो यहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं IAS IPS वो भी पंगु हो जाएंगे, क्योंकि वे भी अपने बॉस का इशारा समझते हैं। ये बॉस कब तक रहेगा नहीं रहेगा, तो ये हमारे झारखंड में शासन तंत्र के लिए और जनतंत्र के लिए, जनहित के लिए उचित होगा कि राज्यपाल महोदय लिफाफा खोलें और जनता को इसकी जानकारी दें।